शक्ति दे और सौंदर्य निखारे। नमस्कार, आर्यन अभियान में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद हुसैन। आर्यन अभियान में भी बाढ़ और कटाव से बचाव की तैयारियों पर चर्चा चल रही है। बिहार में कोसी, गंडक, गंगा और बागमती नदी बाढ़ से पहले कटाव से तबाही मचा रही हैं। गरीब किसान मजदूरों के खेत कटाव में खत्म हो गए, तब भी सरकार नहीं चेती। अब उनके घर भी नदी में विलीन हो रहे हैं। नदी के किनारे बसे लोगों का दर्द सरकार महसूस नहीं कर पा रही है। जिन लोगों के घर बचे हैं वो खुद उसे तोड़कर गांव छोड़ने को मजबूर हैं। पहले रोटी पर आफत, अब बसेरे पर आफत, और इन सब से बढ़कर अपने ही हाथों अपने घर को तोड़ने का दर्द। आज हम समस्तीपुर, बिहटा और गोपालगंज का हाल देखेंगे। यहाँ के लोगों को दुख दर्द अब सहने की सीमा को पार कर गया है। क्या इन लोगों का दर्द दूर हो पाएगा? क्या सरकार को इनका कष्ट दिखाई नहीं पड़ता? इन सवालों पर चर्चा के लिए शुरू करते हैं आज का आर्यन अभियान। दर्शकों से हमारा अनुरोध, जब आप फोन के जरिए आर्यन अभियान से जुड़ते हैं तो कृपया अपने टीवी के वॉल्यूम को म्यूट कर दें। ऐसा करने के बाद ही आपकी आवाज हम तक स्पष्ट रूप से आ सकेगी। इंटरनेट पर आर्यन अभियान देखने के लिए लॉग इन करें www.aryan.tv.co.in। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं समस्तीपुर की तस्वीर पर। बाढ़ से पहले नदियों के कटाव से गांव के गांव उजड़ रहे हैं। कुछ घरों को तो नदी काट रही है और कुछ घरों को लोग खुद उजाड़ रहे हैं। समस्तीपुर के कल्याणपुर प्रखंड के नामापुर गांव में बागमती नदी ने जब 3 घरों को लील लिया तो लोग खुद ही अपनी झोपड़ी तोड़कर किसी ऊंचे स्थान पर ले जाने लगे। नामापुर के लोग मर कर जी रहे हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं। आप खुद देखिए। जिला समस्तीपुर, प्रखंड कल्याणपुर, गांव नामापुर। जोर लगा के, थोड़ा और जोर लगा के लो टूट गई झोपड़ी। गरीबी से लड़ लड़कर बड़ी मेहनत से बनाई थी झोपड़ी, लेकिन मन मसोस कर अब तोड़ भी रहे हैं। मजबूरी है, झोपड़ी न तोड़ें तो सब चला जाएगा बागमती के पेट में। गांव में 3 घर को खा चुकी है नदी। अब जिन लोगों का नंबर आने वाला है उसको पहले ही उजाड़ रहे हैं लोग। बांस, बल्ला और फूस रहेगा तो कहीं और बना लेंगे झोपड़ी। बकरी पालकर गरीब लोग 2 वक्त की रोटी जुटाते हैं। जहां नया ठिकाना बनेगा अब वे भी वहीं रहेंगे। नदी के किनारे रहने वाले लोगों का दुख दर्द समझने वाला कोई नहीं। मुख्यमंत्री, मंत्री और अफसर इस दृश्य को देखें और उनका दर्द समझें। घर बनाना, फिर तोड़ना और यहाँ वहाँ भटक कर फिर नया ठिकाना तलाशना कितना मुश्किल और खर्चीला काम है, लेकिन किसी को इसकी फिक्र नहीं। साल दर साल से नामापुर के लोगों का यही नसीब है। हर साल बनबै छै नहीं सरकार से जे करछखिन से होई छै, सरकारे न करबछखिन है ना। लद्दी के ले नहीं बंडाल दछखिन ना कुछ। हम सब साले साले उजारैत रहबै आ बनबैत रहबै, धिया पुता ओनते में पलाई छै ना। ई लोग सब मरते, अब न रहे के व्यवस्था है ना कुछ। कहाँ जाके जीवन कैसे बितबै? वो सरकारे न सोचथिन जे कहाँ जीवन देथिन पब्लिक सके। पब्लिक सक से सरकारे न देथिन जे कहाँ की करथिन आ नहीं करथिन। नामापुर में बेसहारा लोगों के घर एक एक करके कट रहे हैं, लेकिन सरकारी राहत के नाम पर अभी तक 2 आदमियों को केवल 1 पन्नी मिली है। आज से 6-7 दिन पहले 2 घर कटा। एक घर देवन सहनी और एक घर मुसहर सहनी का, और कल रात में चूल्हो देवी का कटा। 3 घर कटा, जिसमें 2 लोगों को पन्नी ही सरकार के तरफ से दी गई
और कुछ भी नहीं दिया गया। समस्तीपुर के डीएम भी मानते हैं कि नामापुर में कटाव की समस्या है और 3 घर कट चुके हैं, लेकिन राहत के बजाय अभी भी प्रशासन कागजी कार्रवाई में ही उलझा है। कटाव है, इसमें दो मत नहीं है, कटाव वहाँ हो रहा है। इसकी सूचना बागमती के उपमंडल कार्यपालक अभियंता को दी गई। हमारे ये मुख्य अभियंता स्तर के अधिकारी हैं, वो वहाँ पर गए हुए हैं। हाल परसों की बात करें तो किलोमीटर हमारे गाँव से संपर्क में वहाँ गए हुए हैं, उन्होंने उसको देखा है, रिपोर्ट उसकी सबमिट हुई है। बाढ़ और कटाव से बचाने के लिए सरकारी खजाने से पैसा मिलता है। अफसर अपने मातहत को रिपोर्ट बनाने की जिम्मेवारी देते हैं। कागज पर रिपोर्ट बनती है, लेकिन गरीब लोगों का दुख दूर नहीं होता। इस बात का गवाह है नामापुर। आर्य न्यूज के लिए समस्तीपुर से प्रकाश कुमार की रिपोर्ट। तो देखा आपने ये तस्वीर समस्तीपुर के नामापुर गांव की, जहां पर किस तरीके से लोग पलायन कर रहे हैं, खुद अपने हाथों से अपनी झोपड़ियों को तोड़ रहे हैं। आखिर वो करें तो क्या करें? सरकार को कोई फिक्र नहीं, शायद वो सो रही है। चलिए इस पर चर्चा हम करेंगे। आप भी हमारे साथ इस चर्चा में शरीक हो सकते हैं। बस आपको फोन उठाना है, नंबर घुमाना है। नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे भी आपका तारुफ करा देते हैं। आप हमारे साथ रणजीव जी हैं, जो विशेषज्ञ हैं बाढ़ मामले के। बहुत बहुत स्वागत रणजीव जी आपका। और आप कमलेश शर्मा जी, नेता माले से, भाकपा माले, बहुत बहुत स्वागत है कमलेश जी आपका भी। रणजीव जी विशेषज्ञ हैं, आपके पास हम रणजीव जी आएंगे, लेकिन उससे पहले एक प्रतिक्रिया आपकी भी हम लेना चाहेंगे कमलेश जी। इससे पहले भी जब हम बाढ़ के मामले पर चर्चा कर रहे थे, जो तस्वीरें देख रहे थे, उस वक्त तैयारियों की हम बात कर रहे थे कि किस तरीके की तैयारी है, क्या है, कैसी है। उस वक्त भी आप आए थे, आपने चर्चा की थी। और अभी भी ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहाँ पर लोग अपने हाथों से अपना घर तोड़ रहे हैं और पलायन करने को मजबूर हैं। ये समस्तीपुर की तस्वीर दिखाई, कुछ ही देर में हम आपको ऐसी ही तस्वीर, एक ऐसा ही दर्द गोपालगंज के लोगों का भी दिखाएंगे। क्या लगता है, सरकार सिर्फ इस इंतजार में बैठी है कि कोई बड़ी त्रासदी हो, कोई अनहोनी घटे और फिर हम राहत कार्य में जुटेंगे? देखिए, हमारे यहाँ बिहार में गोपालगंज, चंपारण से लेकर के पूर्णिया तक एक बहुत बड़ा इलाका बाढ़ और कटाव से जूझता है, लेकिन हमारे यहाँ किसी भी सरकार के पास अस्थाई इसके बारे में न सोच है, न इसका इंतजाम है। बल्कि मैं तो कहूँ कि यहाँ का बाढ़ और कटाव यहाँ के भ्रष्ट राजनेताओं, यहाँ के माफिया ताकतों और ठेकेदारों के लिए एक ऐसा सदाबहार जंगल बना हुआ है, जहाँ वो लगातार लूट केवल मचा रहे हैं। यहाँ के लोगों के जीवन से उनका कोई लेना देना नहीं, कैसे उनको राहत मिलेगी। अभी हाल में जो बद्रीनाथ केदारनाथ की जो घटना हुई, इतना बड़ा प्राकृतिक आपदा आया और उसमें हजार लोग मारे गए हैं, सैकड़ों गांव बर्बाद हो गए, जिनका कोई नामो निशान तक नहीं मिल रहा है। क्या हमारे यहाँ बिहार की सरकार उतने बड़े आपदा को आने का इंतज़ार कर रही है? जब कोसी में कुछ साल पहले जो आपदा आई, आज तक उनका कोई पुनर्वास नहीं हो सका। 4000 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक से मिले, अन्य जगहों से राहत सामग्री मिली। तो ये जितना बाढ़ जो है यहाँ के राजनेताओं के लिए केवल लूट का एक बड़ा तंत्र बन करके हमारे सामने आता है। मैं तो कहना चाहूँगा कि बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहाँ के सरकार को बात बनाने से और बात की खेती करने से, घोषणा करने से कोई फुर्सत नहीं है। अभी अगर बिहार में कोई आपदा आ जाए तो बिहार सरकार के पास तो अपना हेलीकॉप्टर नहीं है। नीतीश कुमार जी तो भाड़े के हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं। तो यहाँ पर उस आपदा में फंसे हुए लोगों को जान कैसे बचाई जाएगी? मैं कह रहा हूँ कि यह सरकार बिहार के जनता को, बाढ़ पीड़ित लोगों को भगवान के हवाले कर दिया है, प्रकृति के हवाले कर दिया है, और इनको बिहार के लोगों के जान माल की कोई चिंता नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने कमलेश जी। रणजीव जी, अगर तस्वीरों को देखा जाए तो शायद मेरे कहने से या कमलेश जी के कहने से कहीं ऊपर ये तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं सब कुछ जो तस्वीर हमने देखा। क्या सरकार को ये तस्वीर नहीं दिखाई दे रही है? क्या उन लोगों को, उन महकमे को इस पर ध्यान नहीं आ रहा है कि किस तरीके से लोग अपना आशियाना उजाड़ रहे हैं, कैसे कटाव आ रहा है और घर के घर को लील ले रहा है? सरकार को तो दिखाई पड़ ही रहा है, 60 साल से देख रहे हैं जी। यही होता है हर साल। चूँकि अभी बारिश कम हुई है, हिमालय से कम पानी आया है, इसलिए कटाव ज़्यादा तेज़ है, ये कारण है। कटाव के इसके लिए एक प्रावधान पहले था, आज भी होना चाहिए मुझे लगता है। अब तो नया देश में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है और ये ज़्यादा संवेदनशील कानून कहते हैं बना है। तो वो घरों को शिफ्ट करने के लिए मुआवजा देने का प्रावधान है। पुनर्वास नहीं, घरों को शिफ्ट करने का, क्योंकि ये हिमालयन रिवर्स का फ्लड प्लेन है। ये बात तय है कि यहाँ बाढ़ आएगी ही। अब हमको है कि हम उस बाढ़ में जो पानी आता है, बाढ़ ही में हमें पानी मिलता है, जो
हमारे रिसोर्सेज हैं ज़्यादा नदियों का, वो उसमें पानी मिलता है। हम ट्रेडिशनल समाज में थी, पहले के समाज में हम इसकी अलग व्यवस्था करते थे, वो उस पर अलग से चर्चा करेंगे इसी क्रम में। लेकिन ये जो कटाव हो रहा है, ये इसके लिए मुआवजा का प्रावधान है और प्रावधान मुआवजा दिया जाना चाहिए, लेकिन उसको समय पर आइडेंटिफाई करना चाहिए। अब ये है कि सरकार के लोग और सरकार की ब्यूरोक्रेसी, ये बात तय है कि जैसा इन्होंने कहा कि जब नेता ही संवेदनशील नहीं है तो नौकरशाह कहाँ से संवेदनशील होगा। तो वो पूरा दियारा का जो इलाका है, पूरे नदियों का जो इलाका है, उसमें आबादी भगवान भरोसे रहती है और खुद अपने बाहुबल पर विश्वास करती है और वही हर साल ये त्रासदी झेलती है। ये त्रासदी झेलने बिहार की गरीबी के पीछे और कौन सा कारण है बड़ा। रंजीत जी, आप बाढ़ मामले के जानकार भी हैं। आपने सही कहा कि ये 60 सालों से 65 सालों से 66 सालों से हम ये देखते चले आ रहे हैं और कोई सरकार इसके ऊपर में ध्यान नहीं देती है। आपने वो त्रासदी भी देखी होगी 2008 की, जो कुसा बांध टूटने से आई कोसी नदी में, उसके बाद भी सरकार नहीं जागी। आपने ये भी देखा होगा उस वक्त ये घोषणा की गई कि भाई इसका पक्कीकरण किया जाएगा, इस बांध का चौड़ीकरण किया जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। मेरा आपसे रंजीव जी ये एक सवाल है कि आप बड़े बारीकी से इन सारी चीज़ों को देखते भी हैं, आप बाढ़ मामले के जानकार भी हैं, आपने कई तटबंधों का भी जायज़ा लिया है, आप पहुंचे भी हैं वहाँ पर। आपको क्या लगता है, क्या ये एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, या फिर हम उस बीमारी का इलाज करना नहीं चाहते हैं? नहीं, इस बीमारी का इलाज है, लेकिन हम जिस तरह से कर रहे हैं जी, ये तटबंध बनाकर और ये भरोसा देकर कि पक्का तटबंध बना देंगे, इससे समाधान नहीं होना है। ये समाज अपना करता था। आप मिथिलांचल के तालाबों के बारे में जानते होंगे कि वहाँ आज भी दोनों ज़िले में, मधुबनी और दरभंगा में 10-10 हज़ार तालाब हैं जी, और उन्हीं इलाकों में हिमालय से उतरने वाली कई छोटी नदियाँ, बड़ी नदियाँ बहती हैं। जब वहाँ पानी बहता था तो वहाँ तालाब, और ये तालाब आज के नहीं हैं, 1000-2000 साल पुराने तालाब हैं। 500 से 1000 साल के पुराने तालाब तो दरभंगा शहर में हैं, जो 3 बड़े तालाब हराही, दिघी और गंगा सागर के नाम से जाने जाते हैं। तो ये तालाब क्यों बने थे? तो आप देखेंगे कि ये जो यहाँ आबादी रहती थी वो नदियों के साथ जीती थी। जब ये नदियों के साथ जीने का कौशल डेवलप किया था, तथाकथित तो ये जो अंग्रेजी वाला विज्ञान है तब नहीं था, लेकिन आदमी का विज्ञान था। और आदमी ये तालाब अपने मुसीबत के माने सूखे के समय के लिए पानी का इंतज़ाम करने के लिए करते थे और साथ ही बाढ़ों को सोखने के लिए करते थे। आप तमाम तालाबों को देखेंगे दरभंगा मधुबनी के, तो वो नदियों से जुड़े हुए हैं। तो ये एक समाधान है। और लेकिन ये कहा जाए कि नहीं हम बाढ़ को रोक देंगे, हाँ मैंने बाढ़ नियंत्रण करेंगे, तो बाढ़ का नियंत्रण नहीं कर सकते। चलिए रंजीत जी, दोबारा हम आपके पास आएंगे। अपनी चाल चलती हैं जी, वो आपने अभी उत्तराखंड में देखा है जी। आपके पास हम दोबारा आएंगे और भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुजफ्फरपुर से देवेंद्र हैं। स्वागत है देवेंद्र जी आर्यन अभियान में, क्या कहेंगे आप? जी, आपका आर्यन अभियान में देख रहा हूँ जी, और माननीय नेता जी का जो ये मतलब वक्तव्य आ रहा है जी, इसके लिए सरकार पूर्ण रूपेण जिम्मेवार है जी। लेकिन मेरा मानना है जी कि बाढ़ अपने साथ हर साल तबाही लेकर आती है जी, इसे सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, हमारी सरकार भी जानती है जी। फिर भी हम बाढ़ आने से पूर्व कोई तैयारी नहीं करते जी, और भोज के समय कोमरा रोकते हैं तो क्या होगा जी। हर वर्ष बाढ़ सैकड़ों एकड़ जमीन और घरों को ले रही है जी, और इसके बचाव के लिए ना हम कुछ कर पा रहे हैं ना हमारी सरकार कर रही है जी, इसलिए जरूरी है जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी। बिल्कुल इस बात से हम भी इत्तेफाक रखते हैं और यही मकसद भी हमारा है, इसीलिए आप ये प्रोग्राम भी लेके आए हैं कि सरकार को चिताया जाए इन चीज़ों से। कमलेश जी, जिस तरीके से कहा रंजीव जी ने, बिल्कुल इस बात से हम भी इत्तेफाक रखते हैं कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसके उपचार हैं। ये ऐसा रोग नहीं है जो लाइलाज है, इसका इलाज किया जा सकता है, लेकिन जो तरीका अपनाया जा रहा है वो शायद तरीका इसका सही नहीं है। सरकार जो तरीका अख्तियार कर रही है वह तरीका उचित और अनुचित के सवाल पर तो बातचीत हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा उत्तर बिहार का जो मैदानी इलाका है वो बाढ़ से प्रभावित है। हमारे राज्य के, देश की बड़ी नदियाँ इस इलाके में बहती हैं, तो बाढ़ आएगा तो बाढ़ आएगा, यह तो माने सच है, प्राकृतिक आपदा है। लेकिन बाढ़ के साथ साथ केवल जिंदगी तबाही नहीं मचाती, बाढ़ अपने साथ फर्टाइल
जमीन लाती है। पहले तो ये भी उपजाऊ कहा जमीन जाता लाती था है। कि भाई बाढ़ आती है तो वो वरदान है, कई उससे फायदा भी है, जिस पर हम रंजीव जी से भी चर्चा करेंगे और जी, ये भी जी, जानने की कोशिश करेंगे जी। कि पहले कैसा था। लेकिन अब शायद जी। बाढ़ आती है तो लोग पहले ही सहम जाते हैं, डर जाते हैं, और इसकी जिम्मेदार शायद आज की सरकार हो गई है कमलेश जी। तो उसमें अब बाढ़ आती है तो वह उपजाऊ जमीन बनाती है जी। बिना खाद के भारी पैमाने पर किसानों का उपज होता है। मसला यह है कि जब बाढ़ आए, अब उसमें बसी हुई जो आबादी है, उसकी जो परेशानी है, उसको दूर करने के लिए, वहाँ पर राहत कार्य चलाने के लिए सरकार कितना तत्पर है और कितना संवेदनशील है। दुनिया में अनेक ऐसे देश हैं जहाँ पर बाढ़ अस्थायी समस्या है, उन लोगों ने अपने समस्या के निराकरण के लिए अस्थायी समाधान किया है, न कि जब बाढ़ आने का समय आता है तो अप्रैल, मई और जून में सरकार अपना इश्तेहार निकालना शुरू कर देती है। यह एक सालों भर किया जाने वाला काम है, लेकिन सालों भर अस्थायी तौर पर काम करने के बजाय यहाँ की जो सरकार है वह कैसे इसमें लूटा जाए, कैसे लूट तंत्र को विकसित किया जाए, इसमें सबसे ज़्यादा लगी रहती है। हमारे एक संबंधी हैं, इंजीनियर हैं, उन्होंने हमसे कहा कि अभी ये सरकार में अदला बदली का दौर चल रहा था। उन्होंने कहा कि समस्तीपुर में ट्रांसफ़र के लिए हमसे 26 लाख रुपया मांगा गया और कहा गया कि 26 लाख रुपया आपको इसलिए देना है कि ये बाढ़ प्रभावित इलाका है, जून में आपका ट्रांसफर हो रहा है, आप तो एक सीजन में आप 26 लाख या 52 लाख कमा लेंगे। यानी कहीं ना कहीं एक लूट का जरिया बना के रख दिया गया है। जो सरकार के जो मिनिस्टर हैं वो इंजीनियर से कहते हैं कि आप मुझे 26 लाख दो, मैं तुम्हारा ट्रांसफर करूंगा, और एक ऐसे क्षेत्र में जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, उसके बाद आप वहां पे लूटेंगे, तुम इस सीजन में 52 लाख कमा लो। तो ऐसा कहीं पर कोई कैपिटल का इन्वेस्टमेंट इंजीनियर साहब नहीं है कि आप 2 महीने में 26 लाख का 52 लाख कर लेंगे। बिल्कुल तो रंजीत जी, ये बात सुनने के बाद निश्चित तौर पर वो बात याद आती है जो हमेशा कहा जाता है कि एक जरिया बन गया है ये जो आपदा जो आती है, उस पर हम आपसे जवाब लेंगे। लेकिन उससे पहले एक दर्शक पटना से रंजन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है रंजन जी आरएन अभियान में, क्या कहेंगे आप? रंजन जी, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? तो लगता है कि फिलहाल रंजन से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक और दर्शक बेगूसराय से गौतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौतम जी, स्वागत है आरएन अभियान में, आप क्या कहेंगे? जी धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आरएन टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, इस तरह से आम आदमी के मुद्दों से जुड़े हुए सवाल को उठाने के लिए आरएन अभियान के द्वारा। शुक्रिया, अपनी बात रखिए गौतम जी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाढ़ जो है ये बिहार के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है और इस राज्य के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है जी। तो अभी तक हमें लगता है कि कोई भी सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया कि इसका अस्थायी समाधान कैसे किया जाए, क्योंकि ये एक नई समस्या नहीं है। जरूरत है एक मास्टर प्लान बनाने की, जिससे कि बाढ़ के समय में कम से कम तबाही हो और लोगों के जान माल का नुकसान कम हो। इसके लिए एक व्यापक प्लानिंग की जरूरत है, रोड मैप की जरूरत है, क्योंकि ये कोई नई समस्या नहीं है। हर साल बाढ़ से बहुत बड़े जान माल की क्षति होती है बिहार में, और ये बिहार के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए गौतम जी और अपनी बात रखने के लिए। बिल्कुल आपकी बात से हम इत्तेफाक रखते हैं। और रंजीव जी, इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, क्या सही मायने में एक रोड मैप की जरूरत है? और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये होगा, जो कुछ देर पहले यहाँ पर चर्चा चल रही थी कि पहले जब बाढ़ आती थी तो लोग खुश हुआ करते थे, बल्कि ढोल और नगारे बजते थे और एक माहौल होता था, और ये कहा जाता था भाई ये वरदान है, आई है तो बहुत अच्छी हमारे लिए एक फर्टाइल ज़मीन लेकर आएगी और कई कुछ खुशियां लाएंगी। लेकिन अब ये ठीक इसका उल्टा हो गया। हालांकि अभी भी एक तरफ खुशी का माहौल रहता है, जिसका इशारा कमलेश जी ने कहा, ढोल और नगाड़े वो भी बजाते हैं, और वो शायद अब सरकारी महकमे के लोग हो गए हैं। पहले देखिए, बाढ़ का ये जो कहा ना मैंने कि ये जो नियंत्रण के जो तरीके हैं ना जी, जिसको सरकार तटबंध और ज़्यादा तटबंध, और कोसी में तो और लोगों ने बढ़ चढ़ के कहा कि ये आयरन सीट लगा देंगे तटबंध में, पक्का कर देंगे, पक्का ही नहीं, आयरन सीट लगा जी। तो ये हास्यास्पद मामला है, हास्यास्पद। इससे क्या होता है कि बाढ़ जो तटबंध बनाते हैं ना, ये एक जो है सो बचाव का झूठा भ्रम पैदा करता है, और ये हमारी पॉलिटिकल समस्या हो गई है। ये जो 5 साल की अवधि के जो नेता आते हैं ना, इनको तुरंत जनता को कुछ भ्रमित करना रहता है, तो ये तटबंध से आगे नहीं बढ़ते और अब समाधान पर नहीं सोचते हैं। समाधान इसका है और समाधान लंबा है, समाधान लंबे प्रयास के बाद इसका होगा। और पहले के समाज में जो लोग झिझरी खेलते थे बाढ़ में, मतलब बाढ़ आई और अब तो बारिश नहीं होती है,
पहले 1200 से 2200 मिलीमीटर बारिश होती थी और लोग बड़े फूले हुए नदी में नाव लेकर और ढोलक और तो ये लेकर बैठ के रात भर हिंजड़ी खेलते थे, गाते थे, बजाते थे, खुशी मनाते थे। वो इसका मतलब ये था कि एक तो कि हिमालय से नया सॉइल आया है हमारे खेत में, नई उर्वरक की मिट्टी आई है और दूसरा कि सिंचाई हो गई, तो इसलिए इस बार अच्छी फसल होगी। उसमें ये होता था उस समय कि हमारा नेचुरल, ये जो तटबंध नहीं बने थे तो ये इनका नेचुरल ड्रेनेज खुला हुआ था। और जो मिथिलांचल में जो फ्लड मैनेजमेंट तालाबों के द्वारा जो किया गया था उसको आप देखेंगे तो आप साफ देखेंगे कि वो बड़ी नदियों से जुड़ी हुई तालाब नहीं होते थे। बड़ी नदियों के जो सहायक नदियाँ थी उसको मोड़कर उस तालाबों से जोड़ते थे, उसके किनारे तालाब बनाते थे, उसके सीरीज में तालाब बनाते थे, छोटी नदियों को बाढ़ बहाने के लिए छोड़ दिया करते थे। तो ये एक साफ समझ थी, तो इसको हम आगे बढ़ा सकते थे। जी, आपकी बात से बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। जाहिर सी चीज़ है कि अगर आप किसी नदी को रोकने की कोशिश करेंगे, उस पर आप जोर लगाएंगे तो वो एक विकराल रूप अख्तियार करेगी। लेकिन ये सारी बातें बाढ़ की हो गई। बाढ़ से किस तरीके से आती है? अगर कटाव की बात की जाए, जो हम तस्वीर में देख रहे हैं, कटाव की वजह से लोग पलायन कर लेते हैं, लोग अपनी झोपड़ी और घर बार तोड़ देते हैं, तो इस कटाव से कैसे बचा जा सकता है? कटाव से बचने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, कटाव के लिए भी अब जब थोड़ा सा अभी सब समस्या सामने आया है, हम लोग भी 25-30 साल से इन्हीं सवालों पर सवाल उठाते रहे हैं। जनता की बात, हम लोग तो बीच के लोग हैं, हम चूँकि ग्रास रूट में काम करते हैं, तो जो आम जनता समझती है बाढ़ के बारे में, हम कहते हैं कि उससे निदान होगा। तो ये बात बढ़ाते बढ़ाते जब हम बात को फ्लोर पर ले गए तो अब ये लोग मानते हैं कि फ्लड को रोका नहीं जा सकता, फ्लड को मैनेज किया जा सकता है, बाढ़ का प्रबंधन करने की ज़रूरत है। ये शब्द तक आए हैं लोग। अब ये बाढ़ का प्रबंधन कैसे करेंगे, इस पर इसकी तकनीक बनानी पड़ेगी। तो वो जैसे अब कटाव रोकने का मामला है, तो नदी में कटाव कब होता है? नदी में कटाव तब होता है क्योंकि ये सिल्ट लेके आते हैं, उनकी एक धारा बंद भर जाती है, तो वो अगली बार जब पानी लेके आता है तो वो दूसरी तरफ, क्योंकि नदी का आप स्वभाव देखेंगे कि वो एक तरफ काटती है और दूसरे तरफ भरती है। जी, तो जैसे ही बाढ़, ऐसा विशेषज्ञ बताते हैं, जियोलॉजिस्ट बताते हैं कि जैसे ही बाढ़ ख़त्म होती है तो वो जो भराव का इलाका है, वो जो थोड़ा सा मिट्टी भरा है, उसको हटा देना चाहिए। गाद को थोड़ा सा ही गाद होता है। ये जो गाद मतलब ये मिट्टी निकालने, नदी की सफाई करने का मतलब पूरा खोदना नदी को नहीं है। नदी को खोदने से फिर नदी का बिहेवियर फिर चेंज हो जाएगा। तो वो उस समय जो वो जिधर एक तरफ जमाव करती है वो डेब्रिज को हटा देना है। तो इससे अगली बार कटाव नहीं होगा। इससे अगली बार कटाव कम होगा। हाँ, इसको कहते हैं रिवर मेंटेनेंस। चलिए, रिवर मेंटेनेंस करते ही नहीं है ये कहीं से। इनके एक तो की साला पूरा डिपार्टमेंट जो है सो गड़बड़ है। ये आपका एक जल संसाधन विभाग है, वो सिंचाई का प्रबंधन करता है और वही बाढ़ का भी प्रबंधन करता है। यानी कहीं ना कहीं रोग पता है, लेकिन रोग का इलाज कैसे किया जाए वो समझ में नहीं आता है। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ मधुबनी से अखलाक जुड़ गए हैं। स्वागत है अखलाक साहब, आर्यन अभियान में। क्या कहेंगे आप, क्या राय है आपकी? अखलाक साहब, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? तो लगता है कि फिलहाल उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक और दर्शक पूर्णिया से राजेश जुड़ गए हैं। स्वागत है राजेश जी, आप क्या कहेंगे? राजेश जी, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? तो लगता है कि वो भी फिलहाल हमारे साथ नहीं इस वक्त जुड़े हुए हैं। कमलेश जी, जिस तरीके से चर्चा हो रही है, जैसा इन्होंने कहा, रंजीव जी ने कहा कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कटाव से भी बचने के लिए एक ही उपाय है कि जब बाढ़ आती है, गाद लेकर आती है, उस गाद को वहां से हटा दिया जाए, खोदा नहीं जाए, उस गाद को हटा दिया जाए। यानी हर चीज़ का ट्रीटमेंट है, लेकिन शायद सरकार को या तो उस ट्रीटमेंट के बारे में पता नहीं है, और अगर पता है तो उसके पास वो इंजेक्शन में डालने के लिए शायद उनके पास वो सिरिंज नहीं है। देखिए, मेरा गांव सोन नदी के किनारे है और पूरा बचपन मेरा सोन नदी के किनारे ही गुजरा है। नदी का क्या बिहेवियर है, कैसे वो काटती है, उसको हम पूरे जिए हैं, देखे हैं। एक बात मैं जो कहना चाहता हूँ आपके टीवी के माध्यम से कि नदी कटाव करती है। नदी के कटाव करने से लोग उजड़ते हैं, और जब वो उजड़ते हैं तो केवल अपने ज़मीन से नहीं उजड़ते। जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि लोग अपने घर को उजाड़ रहे हैं, वो अपने ज़मीन से उजड़ते हैं, और ज़मीन से उजड़ने के साथ साथ जो उससे बड़ी पीड़ा होती है कि अपने वो संस्कृति से उजड़ते हैं, और कल तक उनका जो अपना एक घर बार होता है, उनका जो अपना एक पता होता है, वह एक लापता में तब्दील हो जाता है। कोसी वाले इलाके में जब घटना घटी तो दिल्ली में उस समय में मैं काम कर रहा था, मैंने अपने पार्टी काम से मैं गया हुआ था। वहाँ मैंने एक व्यक्ति से पूछा, कहाँ रहते हैं आप? उसने कहा कि मैं दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में कहाँ रहते हैं आप? तो जहांगीरपुरी में। जहांगीरपुरी में कहाँ रहते हैं? जहांगीरपुरी ब्रिज पर के पाया नंबर 10 के पास में रहता हूँ। अब आप कल्पना करिए कि कोसी क्षेत्र का
एक व्यक्ति का पूरा पता बदल गया। अब वह जहांगीरपुरी में ओवर ब्रिज में पाया नंबर 10 के पास उसका पता बन गया है, जो अस्थाई नहीं है। यह किसी व्यक्ति का इससे बड़ी पीड़ा और कुछ नहीं हो सकती कि वह ज़मीन से मरहूम हुआ, अपनी बोली से मरहूम हुआ, अपनी संस्कृति और अपने रीति रिवाज से मरहूम हुआ, तो उसके सामने एक सभ्यता का संकट आ जाता है। लेकिन हमारी सरकारों को इस सभ्यता के संकट से कोई लेना देना नहीं है। उनको लेना देना है कि बाढ़ जब आए वो लूटे। बाढ़ उनके लिए जनता के समस्या का समाधान करने के लिए उनके चेहरे पर शिकन नहीं है, बल्कि उनके चेहरे पर खुशी ला देता है कि अब बाढ़ आ गया है, अब लूटने का तमाम तंत्र हमको एक बार सक्रिय कर देना है और लूट करके अपने घर को भर देना है और 26 लाख का बस 2 महीने में 52 लाख में तब्दील कर लेना है। चलिए, यानी ढोल नगाड़ा बजता है, आज भी बजता है, जैसा कह रहे थे रंजीव जी, आज भी बजता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि आज जो ढोल नगाड़ा बजता है वो लोग, वो ग्रामीण नहीं बजाते हैं, वो स्थानीय निवासी नहीं बजाते हैं, बल्कि वो सरकार बजाती है, क्योंकि उसे पता है एक बार बाढ़ आती है तो फिर मोटा पैसा लेकर जरूर आती है। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको गोपालगंज की भी ठीक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जहां पर पक्के का मकान कैसे तोड़ रहे हैं लोग। आप इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय, अपने सुझाव, अपनी समस्याएं हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं feedback@rntv.co.in। पत्र भेजने का पता है संपादक RNTV, 306 महाराजा कामेश्वर कॉम्प्लेक्स, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000।